Good morning everyone. Welcome in the class of science. As you know, in the last class we were discussing about the nutrition in human beings. Today we are going to discuss the next topic of our chapter number 6, and the topic is respiration. As you know very well, this is an important life process of every living organism, which is either plant or an animal. यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है अनअवॉइडेबल, वी कैन से इट इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? डू यू नो अबाउट इट? आई थिंक यू नो वेरी वेल. द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन. Biological oxidation is known as respiration. No need to say that intake of O2 and exhale of CO2. It is an ancient definition which is not conceptual. ये जो definition आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, ये अब आपके लिए काफी ज्यादा लो लेवल की हो चुकी है. ये conceptual definition है. आपने ये कहा तो उसमें ये भी आ चुका है. Actually biological oxidation involve respiration, or we can say oxidation of food in which carbohydrate, simply we can say glucose, undergo oxidation and finally CO2, H2O and energy are formed. And you know very well, energy is formed in the form of ATP. जो एनर्जी यहाँ पे बनेगी वो आपकी ATP के फॉर्म में बनेगी. You know the full form of ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate, which is also known as energy currency. ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. क्यों कहा गया एनर्जी करेंसी? बिकॉज इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शंस. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी फंक्शन करते हैं उन फंक्शंस में एटीपी का डायरेक्ट रोल होता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एनर्जी करेंसी. और आप ये भी जानते हैं एटीपी इज स्टोर्ड इन ए फेमस सेल ऑर्गेनल विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ ए सेल. माइंड में आपके आ गया होगा सेल ऑर्गेनल का नेम, एंड दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल है वहां एटीपी को स्टोर किया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल. दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन. नाउ वी आर इन द पोजीशन टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन डिटेल. First of all, I would like to tell you the types of respiration. First one, types of respiration. Basically, or we can say simply, respiration is of two types. First type is known as aerobic respiration. Aerobic respiration, while second type is known as anaerobic respiration. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ से भी. Second type of respiration is known as aerobic respiration. देखिए सिंपल मीनिंग है दोनों की. हम बात करें एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड एरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी यहाँ पे O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बात करेंगे वजह क्या है नहीं होने की रिक्वायरमेंट के पीछे, क्या उसका इफेक्ट रिएक्शन के रेट पे पड़ेगा? क्या डेफिनेटली पड़ेगा. दोज रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर्स O2, दोज रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर्स O2 आर द रैपिड रिएक्शंस, यानी ये रिएक्शंस रैपिडली होंगी. यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा एनाएरोबिक की कंपैरिजन में ज्यादा होगा. सिंपल सी बात अपन इस तरह भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में स्टार्टिंग में आप लोग सभी जानते हैं जो कंपोनेंट्स या हम बात करें जो कंपाउंड्स एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो रिजल्टेंट बनेंगे उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. तो इस तरह की जहां O2 है वहां रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन हाई होने से क्या होगा, प्रोडक्ट हमें इजीली मिल जाएगा. तो ये टाइप्स की बात हमने कर ली. अब एग्जांपल की बात करें, कहां पे एरोबिक होगा कहां पे एनाएरोबिक होगा, तो इसकी बात भी आपको बता दूं. मगर मोस्टली हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे आते हैं आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स.
the plants and animals shows aerobic respiration, while most of the microorganisms shows anaerobic respiration. एग्जाम्पल आप इनके भी जानते होंगे, माइन्यूट जो होते हैं, बैक्टीरिया आपका, फंगी आपका, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काउंट किए जाते हैं। लेकिन केस एक्सेप्शनल भी है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलता है। कब? जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते हैं, उस केस में सेल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पाती है O2 की, और जब सेल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पाएगी तो आप समझ सकते हैं, एक तो प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई जा रही है, एरोबिक होगा, प्रॉपर सप्लाई अगर नहीं जाएगी तो उस केस में हमारी बॉडी में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा। और आपने एक बार फील किया होगा कि आप वॉक कर रहे हैं, पैदल कहीं आप चल रहे हैं, लंबी डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली है, सडनली आपके पैर भारी हो गए हैं, लेग्स आपकी हैवी हो रही है, अब एक कदम आपसे चला नहीं जा रहा है। व्हाई इट इज सो? ड्यू टू द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। उस केस में क्या होगा, सेल्स को प्रॉपर O2 की सप्लाई नहीं मिलेगी और वहां एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता रहेगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कॉमन पाथवेज ऑफ रेस्पिरेशन। देखिएगा, कॉमन पाथवे जिनमें आपके एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों को ही इंक्लूड किया जाना है। कॉमन पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कॉमन पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, इनिशियली प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट किस तरह से हमें ऑब्टेन होगा। यू नो, ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम चाहे एरोबिक की बात करें या एनाएरोबिक की बात करें, ग्लूकोज यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह काम, यानी ये कह सकते हैं रिएक्टेंट का काम करेगा। जो बायोकेमिकल रिएक्शन हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्यों है बायोकेमिकल? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही है और इसके साथ साथ यहाँ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो रेस्पिरेशन को हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट का काम करेगा। फर्स्ट स्टेप इन विच ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये जानकारी आपको पहले से, हम अगर ग्लूकोज को यहाँ देखें, व्हाट इज ग्लूकोज? 6 कार्बन कंपाउंड, व्हाइल पायरुविक एसिड इज नोन एज 3 कार्बन कंपाउंड। अब पायरुविक एसिड डिफरेंट पाथवे में एंटर करेगा। इफ पायरुविक एसिड एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया, then aerobic respiration takes place. And this process is known as Krebs cycle, because hence Krebs was a scientist who discovered the aerobic respiration which takes place in mitochondria. So the cycle is known as Krebs cycle. It is also known as TCA cycle, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा उसमें COOH के 3 ग्रुप होंगे, तो नाम देंगे TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और यहाँ रिजल्ट जो बनेगा आप जानते हैं बखूबी, CO2H2O प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP यहाँ पे बनेंगे। इफ पायरुविक एसिड एंटर्स यीस्ट और बैक्टीरिया, then anaerobic respiration takes place. In this case, ethanol plus CO2 plus ATP are formed. इस केस में क्या होगा? इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, CO2 बनेगी, लेस अमाउंट में यहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उस केस में लेस अमाउंट में ATP का फॉर्मेशन होगा। कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ATP की यहाँ बनेंगे। लास्ट प्रोसेस की बात करें, और ये अगर मसल्स में एंटर करता है पायरुविक एसिड, तो इस केस में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज होने वाला है,
यहाँ प्रोडक्ट हमारा बनेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। These were some pathway of the breakdown of glucose। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से अपने रैपिड रिवीजन कर लिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का है, अब इन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम नेम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम यू नो वेरी वेल, लंग्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अलावा कुछ और भी पार्ट यहाँ पे हैं, नेम के साथ यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, नोज, माउथ, ध्यान से सुनिएगा, हम साथ में मैकेनिज्म की बात भी यहाँ करने वाले हैं। नोज माउथ, नोज माउथ दोनों एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोज जिसमें कि नेजल कैविटी प्रेजेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ नोज का है। नोज में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन नेजल हेयर्स एंड सेकंड वन म्यूकस। दोनों जो पार्ट हैं जो नोज में प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिएगा ध्यान से, नोज एंड माउथ। अब देखिएगा, नेजल हेयर्स प्रेजेंट है नोज में, म्यूकस प्रेजेंट है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, एयर का फिल्ट्रेशन होगा नोज वाले पार्ट में। द एयर विच एंटर्स इन द बॉडी बाय नोज इज कंप्लीटली फिल्टर्ड एयर बिकॉज हार्मफुल पार्टिकल्स आर प्रोहिबिटेड बाय द नेजल हेयर्स। जो हार्मफुल पार्टिकल्स एयर के साथ एंटर होने वाले थे, उनको नेजल हेयर्स के थ्रू स्टॉप कर दिया जाता है, प्रिवेंशन कर दिया जाता है। म्यूकस का रोल क्या होगा, म्यूकस कन्वर्ट्स द हॉट एयर इनटू कोल्ड एयर। अब कोल्ड, ये कोई चिल्ड वाली एयर नहीं होगी। टेम्परेचर कितना हो जाएगा एयर का, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। जैसे एयर, हम समर सीजन की अगर बात करें, यू नो इन समर सीजन टेम्परेचर बिकम मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, और हमारी बॉडी का तो फिक्स रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हॉट एयर को बॉडी टेम्परेचर पे कन्वर्ट करने का काम करता है म्यूकस। अब देखिए, कॉमन पाथवे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमन पाथवे आ गया फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद में एयर। अब इसोफेगस में थोड़ी जाएगी, फूड थोड़ी जा रहा है भाई, इसोफेगस में नहीं जाएगी एयर। फेरिंक्स से एयर एंटर होगी आपके लैरिंक्स वाले पार्ट में वाया एपिग्लोटिस। वाया एपिग्लोटिस, यहाँ पे वाया आपका चलेगा वाया एपिग्लोटिस। यहाँ पे आप सुन लीजिएगा, फेरिंक्स से एयर एंटर होगी लैरिंक्स में वाया एपिग्लोटिस। जो ना, एपिग्लोटिस इज द कवरिंग स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स और साउंड बॉक्स, और वी कैन से वॉइस बॉक्स। और लैरिंक्स के बाद में एंटर होगी एयर ट्रेकिया। ट्रेकिया से चलेगी, ट्रेकिया से ऊपर यहाँ बना देते हैं, ट्रेकिया से एयर आपकी चलेगी ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल्स, और फाइनली एयर पहुंच जाएगी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई, जो कि हम बात करें लंग्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम कह सकते हैं एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए, मैकेनिज्म जो स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। एल्वियोलाई एक सिंपल आउटलाइन डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग, नोज और माउथ दोनों ध्यान दीजिएगा रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। जब नेजल पैसेज में स्वेलिंग आ जाती है ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड, देन वी इनहेल एयर वाया माउथ। जब नोज में दोनों जो पाथवे हैं वो क्लोज हो गए हैं, दोनों नेजल जो कैविटी हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, उस केस में माउथ से एयर को इनहेल करते हैं। हालांकि वो एयर पूरी तरह से प्योर नहीं होती है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ हेयर्स की तरह की कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल आउटलाइन डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरी मैकेनिज्म आ जाएगी हमारे पास। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट लंग्स। लंग्स के बाद में अगला जो पार्ट आ रहा है वो आपका रहेगा ब्लड। लंग्स, देन ब्लड।
और ब्लड के बाद में लास्ट जो पार्ट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन को अगर देखें तो, एंड दिस लास्ट पार्ट इज नोन एज सेल। तो देखिए क्या होगा, हमने एयर इनहेल की, दिस इज इंस्पिरेशन, यू नो वेरी वेल, इंस्पिरेशन एयर चल रही है लंग्स के थ्रू। अब क्या होगा, O2 पहुंचेगी ब्लड में, O2 combines with hemoglobin to produce HbO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन O2 को रिलीज करेगा सेल में, ऑलरेडी वहां फूड आ चुका है, फूड में ऑलरेडी सेल में ऑलरेडी फूड आ चुका है। फूड कैसे आया, डाइजेशन तो पहले हो गया ना, डाइजेशन हो चुका है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो फूड हर एक सेल में पहुंच चुका है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, बिकॉज ब्लड इज हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। ब्लड ही तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ओके, अब प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, ये चलेगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा प्लस एनर्जी यहाँ पे बनेगी, CO2 H2O और एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ओके, अब जो CO2 है, इस CO2 को वापस बाहर निकाला जाएगा, एयर के साथ बाहर निकल जाएगी CO2। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं एक्सेलेशन और एक्सक्रेशन। एक्स तो आप देख पा रहे हैं, मेन मैकेनिज्म इन तीन पार्ट्स के बीच में हो रहे हैं। लंग्स और ब्लड के बीच में जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और ब्लड और सेल्स के बीच में जो रेस्पिरेशन होगा उसको अपन कहते हैं इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि इसी पार्ट में जो प्रोसेस होगी, बेसिकली सेल वाले पार्ट में जो प्रोसेस होती है उससे एनर्जी का फॉर्मेशन हो पाता है। So this was the complete account of our respiratory system. Tomorrow we will start a new system of our body. That's all for today. Thank you so much.